Welcome to all. I am डॉक्टर ममता चौधरी. आज हम अर्ली ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे. इसे आलू की अगेती अंगमारी या अगेती झुलसा रोग भी कहते हैं. यह रोग आलू उगाने वाले सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और इंडिया में इस रोग का प्रकोप हिली रीजन्स में ज़्यादा होता है. तो आलू का जो रोग है अर्ली ब्लाइट, यह वर्ल्ड वाइड पाया जाता है और इंडिया में जैसा कि हमने भी पढ़ा कि ये हिली एरियाज़ में अधिक होता है. तो यह रोग आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में अधिक फैलता है और इससे इकोनॉमिक लॉस जो है वो 20 से 50% तक होता है. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इस रोग के लक्षण जो हैं क्रॉप में सोइंग के 4 से 5 हफ्ते बाद दिखाई देते हैं और अगर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं डिजीज़ के लिए तो ये सिम्टम्स जो हैं वो बहुत छोटे पौधों पर भी दिखाई दे जाते हैं. रोग की जो इनिशियल स्टेज है उसमें सबसे पहले पौधे की निचली जो पत्तियां हैं उन पर छोटे छोटे बिखरे हुए ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते हैं और बाद में फंजाई की ये ग्रीन ब्लू ग्रोथ से ढक जाते हैं और जल्दी ही ये स्पॉट्स जो हैं पत्तियों की ऊपरी सरफेस पर भी दिखाई देने लगते हैं. इनिशियली जो स्पॉट है वो बिंदु के आकार में दिखाई देता है. धीरे धीरे ये स्पॉट बढ़ता जाता है और गोल या अंडाकार आकृति का दिखाई देता है और बाद में ये ब्राउन कलर में भी बदल जाता है. अगर हम इसके धब्बों को ध्यान से देखें तो इसमें गोल चक्कर बनाती हुई हल्के रंग की लाइनें या कॉन्सेंट्रिक रिजेस दिखाई देती हैं और जो सिम्टम है वो टारगेट बोर्ड की तरह दिखाई देता है. जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो ब्राउन कलर का जो धब्बा है वो धब्बा कई सारी कंसेंट्रिक रिंग से बना हुआ है. इस सिम्टम को हम टारगेट बोर्ड इफ़ेक्ट भी कहते हैं. तो अर्ली ब्लाइट डिजीज़ में कंसेंट्रिक रिजेस का दिखाई देना या टारगेट बोर्ड इफ़ेक्ट दिखाई देना इस रोग का सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है. ये जो कंसेंट्रिक स्पॉट्स हैं इनके चारों ओर हरा रंग धुंधला हो जाने से क्लोरोटिक एरिया भी बन जाता है जो धब्बे के आकार के साथ साथ बढ़ता जाता है. क्लोरोसिस इसमें इसलिए होता है क्योंकि ऑल्टरनेरिया सोलेनाई जो है एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है ऑल्टरनेरिक एसिड. ये फाइटोटॉक्सिक होता है और इसी के कारण क्लोरोसिस फैलता है. अगर मौसम में ड्राइनेस है तो 3 से 5 mm आकार के जो धब्बे हैं वो कड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जबकि नम मौसम में ये धब्बे फैलकर आपस में मिल जाते हैं और बड़े क्षेत्र बनाते हैं. इसके बाद इन भागों में धीरे धीरे रोटिंग होना शुरू हो जाती है. जब इस रोग का प्रकोप अधिक होता है तो पत्तियां सिकुड़कर भूमि में गिर जाएंगी और पौधे के तने पर कई सारे ब्राउन या ब्लैक कलर के नेक्रोटिक लीजन्स बन जाते हैं जिससे कंप्लीटली पौधा और उसकी ब्रांचेस मृत्यु के कारण नीचे गिर जाती हैं. और इस रोग का प्रभाव जो है पोटैटो ट्यूबर्स पर भी दिखाई देता है और उसमें भी रोटिंग शुरू हो जाती है. इस रोग के कारण ट्यूबर्स में स्टार्च भी कम मात्रा में बनता है. तो इसमें आप पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो रोटिंग है वो पोटैटो में पाई जाती है जो कि डार्क ब्राउन कलर की होती है. पैथोजन जो होता है यह ऑल्टरनेरिया सोलेनाई होता है
जो कि एक फंगस है। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई का किंगडम है माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर हाइपोमाइसिटेल्स, फैमिली डेमिशिएसी, जीनस ऑल्टरनेरिया एंड स्पीशीज इज सोलेनाई। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई का माइसीलियम सेप्टेड, ब्रांच्ड व लाइट ब्राउन कलर का होता है। अगर ये माइसीलियम ओल्ड होता है तो इसका कलर डार्क ब्राउन होता है। माइसीलियम के जो फंगल हाइफी होते हैं शुरू में तो इंटरसेल्यूलर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इंट्रासेल्यूलर भी हो जाते हैं। माइसीलियम के फंगल हाइफी से कॉनिडियोफोर उत्पन्न होंगे और इन कॉनिडियोफोर के सिरों पर कॉनिडिया का निर्माण होगा। कॉनिडिया जो होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये चोंचदार होते हैं और क्लब शेप्ड के होते हैं। इनका कलर जो है ब्राउनिश कलर का होता है और नॉर्मली प्रत्येक कॉनिडियम में 5 से 10 तक ट्रांसफर सेप्टा और 1 से 5 तक लॉन्गिट्यूडाइनल सेप्टा पाए जाते हैं। कॉनिडियम का निर्माण कॉनिडियोफोर के लास्ट सिरे वाली जो कोशिका होती है उस पर बडिंग के द्वारा होती है। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कॉनिडिया जर्मिनेट करेंगे और जर्म ट्यूब के द्वारा ये नया माइसीलियम बनाएंगे और हेल्दी जो लीव्स हैं उनके स्टोमेटा के थ्रू सेल्स में प्रवेश करते हैं। इंडिया में ऑल्टरनेरिया सोलेनाई के 3 फंक्शनल स्ट्रेन्स की पहचान की जा चुकी है। अगर हम ऑल्टरनेरिया के डिजीज़ साइकिल की बात करें तो यह डिजीज़ सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। मतलब अगर सूखी इन्फेक्टेड लीव्स जो हैं वो मिट्टी में गिर जाती हैं और इनका जो माइसीलियम है उन सूखी पत्तियों में भी 1 साल से अधिक टाइम तक जीवित रहता है। और अगर नई फसल होती है साल भर के अंदर दोबारा अगर सोइंग होती है आलू के बीजों की तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो होगा वो सॉइल के थ्रू ही होगा। तो प्राइमरी जो इन्फेक्शन है डिजीज़ का वो सॉइल के द्वारा होता है। कॉनिडियम का डिस्पर्सल इंसेक्ट्स के द्वारा, एयर के द्वारा व वाटर के द्वारा भी होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि कॉनिडिया जो हैं पत्ती की सरफेस पर जर्म ट्यूब बनाते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ये इन्फेक्शन करते हैं होस्ट प्लांट में। इस डिज़ीज़ के लिए टेम्परेचर और सॉइल ये 2 फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। अगर क्रॉप के प्रारंभ में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर पर्याप्त होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा तो इस रोग का प्रकोप अधिक होगा। और अगर प्लांट हेल्दी नहीं है या वीक है तो भी इस रोग का आक्रमण अधिक होता है। मौसम में अगर ड्राइनेस है या शुष्क मौसम है तो रोग का प्रसार भी कम होता है। कॉनिडियम के अंकुरण के लिए अनुकूल मौसम का होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है और कॉनिडियम तभी जर्मिनेट होंगे जब मौसम में उपयुक्त नमी और अनुकूल टेम्परेचर होगा। और नॉर्मली कॉनिडिया के जर्मिनेशन के लिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो फेवरेबल होता है। अगर इस डिज़ीज़ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो इन्फेक्शन के 2 से 3 दिन बाद ही पौधे पर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और तीसरे से चौथे दिन भी कॉनिडिया का निर्माण होने लगेगा और फिर कॉनिडिया जो है वो जर्म ट्यूब के द्वारा हेल्दी लीव को इन्फेक्ट करेंगे और नया माइसीलियम बनाएंगे।
डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी में जो भी प्लांट रेजिड्यूज़ हैं या पौधे के अवशेष हैं उनको हटा दिया जाए या जला दिया जाए। और इसमें क्रॉप रोटेशन जो है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा समय तक ऑल्टरनेरिया सोलेनाई का माइसीलियम पौधे के अवशेषों में जीवित रह सकता है। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन 2 साल का होना चाहिए। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई कवकनाशी या फंजीसाइड्स का भी स्प्रे किया जाना चाहिए, जैसे कि जिनैब 0.25%, कवच 75.2%, और इनका जो स्प्रे है वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी उगाया जाए, ताकि डिजीज़ का अपीयरेंस ही ना हो। और इस रोग के नियंत्रण के लिए जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है कुफरी अलंकार, कुफरी नवीन, कुफरी जीवन एंड कुफरी सिंदूरी। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ की ये डिजीज साइकिल है। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर इन्फेक्टेड ट्यूबर्स को ही हम सीड्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होगी, फंजाई का जो माइसीलियम है वो भी वृद्धि करेगा इंटरसेल्युलर स्पेस में, और बाद में वो इंट्रासेल्युलर भी हो जाता है। और इसके रोग के कारण फिर लीफ पे कई सारे ब्लैक कलर के कॉन्सेंट्रिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और स्पॉट्स के बाद जो है नेक्रोसिस उत्पन्न होगा पत्तियों में और ट्यूबर्स में, और ट्यूबर्स में रोटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी ये ट्यूबर्स जो है सड़ना शुरू हो जाते हैं। और जो पैथोजन है वो सरवाइव करता है पौधे के अवशेषों में और मिट्टी में, इसलिए ये डिजीज़ जो है वो सॉइल बॉर्न डिजीज़ भी कहलाती है। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा कई सारे उपाय हैं कि पौधों में कई सारे फंजीसाइड्स का यूज़ किया जाए, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि इसमें जिनैब, कवच 75 इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए फंजीसाइड्स की जो मात्रा है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम जिनैब का छिड़काव करते हैं तो उसकी मात्रा होनी चाहिए 2.5 किलो पर 1000 लीटर वाटर पर हेक्टेयर के हिसाब से। और इसका स्प्रे जो है वो उत्तरी भारत में तो शरद ऋतु की फसल अगर होती है तो नवंबर में करते हैं, और बसंत ऋतु की फसल होती है तो फरवरी में करते हैं। इसके बाद 10 दिन के बाद जो है 2 या 3 हमें छिड़काव करने चाहिए, ताकि डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। नॉर्मली फंजीसाइड्स का प्रयोग जो है वो फर्स्ट जो स्प्रे किया जाता है वो बुवाई के 45 डेज़ बाद किया जाता है, और दूसरा व तीसरा स्प्रे 15 दिन के डिफरेंस पर किया जाता है। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कवच या क्लोरोथैलोनिल जो फंजीसाइड्स है उसका 0.2% सॉल्यूशन बनाया जाता है, और इसका भी घोल आलू की अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों डिजीज़ में किया जाता है। यानी लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है पोटैटो की, उसको कंट्रोल करने के लिए कवच या क्लोरोथैलोनिल जो फंजीसाइड्स है उसका 0.2% सॉल्यूशन बनाया जाए और उसको छिड़काव किया जाए, और यह सॉल्यूशन जो है दोनों ही रोगों में कंट्रोल करता है। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी जैसा कि हमने पढ़ा, इसमें कुफरी अलंकार, कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी सिंदूरी है। और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्पेशली कुफरी नवीन, और जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए कुफरी सिंदूरी और कुफरी जीवन ये अच्छी किस्में साबित हुई हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर्स में कुछ आलू की हाईब्रिड
वैरायटीज़ भी उत्पन्न की गई हैं, जैसे कि JH222, E4486, JI5857, R181 एंड 87। ये जो वैरायटीज़ उत्पन्न की हैं, इनकी खास बात ये है कि ये लेट ब्लाइट डिजीज़ के साथ साथ अर्ली ब्लाइट डिजीज़ के लिए भी प्रतिरोधी हैं। जैसे कि हमने अब दोनों डिजीज़ की स्टडी कर ली है, अर्ली ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो एंड लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका थोड़ा हम समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है वो नॉर्मली ठंडे और गर्म देश दोनों में मिलती है, जबकि जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है वो केवल ठंडे प्रदेशों में ही महामारी के रूप में पाई जाती है। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है वो सीड सोइंग के 4 से 5 हफ्ते बाद दिखाई देती है, जबकि लेट ब्लाइट डिजीज़ जो है वो काफ़ी समय बाद पौधों पे दिखाई देती है। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ के केस में लीफ पर सबसे पहले छोटे छोटे 3 से 5 मिलीमीटर आकार के धब्बे दिखाई देंगे, जो कि बाद में भूरे काले रंग के हो जाते हैं। और जो पुराने धब्बे होंगे उनमें कॉन्सेंट्रिक रीजेस दिखाई देती हैं या सकेंद्र कंटकें दिखाई देती हैं, जो कि टारगेट बोर्ड की तरह दिखाई देती हैं। और ये कैरेक्टर जो है अर्ली ब्लाइट में डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, जबकि लेट ब्लाइट डिजीज़ में जो स्पॉट्स हैं उनमें कंसेंट्रिक रीजेस नहीं होती हैं। इसके अलावा अर्ली ब्लाइट डिजीज़ में जो भी स्पॉट्स दिखाई देते हैं लीव्स पे या स्टेम पे, तो उनके चारों ओर एक क्लोरोटिक एरिया दिखाई देता है, जो कि टॉक्सिन्स के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने भी पढ़ा वो अल्टरनोरिक एसिड होता है। जबकि लेट ब्लाइट में धब्बे के बाहर की ओर पीले रंग का क्षेत्र दिखाई देता है। अर्ली ब्लाइट में जो स्पॉट्स होंगे वो पैथोजन की ग्रीन ब्लू ग्रोथ से ढक जाते हैं और दोनों सतह पर होते हैं। लेकिन लेट ब्लाइट डिजीज़ में पत्ती की केवल निचली सतह पर ही जो पैथोजन है उसकी वृद्धि दिखाई देती है। और नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है वो ऑल्टरनेरिया सोलेनाई से होती है, जबकि जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है वो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस फंजाई से होती है। तो ये मेन अंतर है इसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। थैंक यू।